नमन उन वीरों को, नमन उन जवानों को जिन्होंने शहादत दी, वीर गति को प्राप्त हुए। आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं और साथ ही एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत उन वीरों का, भारतीय वायु सेना के उन वीरों का जिन्होंने शहादत का बदला लिया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। हमारे सैनिकों ने, वायु सेना ने जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया, भारतीय वायु सेना जिन्होंने अपना शौर्य, अपनी वीरता प्रकट की और चंद दिनों में ही दुश्मन देश से बदला लिया। इस कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप अपने मोबाइल साइलेंट या वाइब्रेशन पर रखें और गुजारिश करूंगा फर्स्ट सेशन की तरफ बढ़ने से पहले और आप सभी को यह अवगत कराना चाहूंगा जो मेहमान अभी हमारे साथ जुड़े हैं, IBC 24 MP कॉन्क्लेव 2019 कल, आज और कल। इस सेशन में, फर्स्ट सेशन में हमारे साथ दो माननीय मंत्री जी मौजूद रहेंगे, माननीय गोविंद सिंह जी राजपूत और माननीय जीतू पटवारी जी। उनके साथ हमारे गेस्ट मौजूद रहेंगे आसेंद्र मिश्रा साहब, डायरेक्टर हैं कौटिल्य एकेडमी के। सेकंड गेस्ट हमारे साथ रहेंगे आनंद सबदानी जी, डायरेक्टर हैं सबदानी कोचिंग इंस्टीट्यूट के। और साथ ही थर्ड गेस्ट रहेंगे हमारे साथ राजेंद्र सिलाकारी जी, डायरेक्टर हैं आकार कंसल्टेंसी के, वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ हम उनसे मध्य प्रदेश में आने वाले भविष्य पर चर्चा करेंगे। समय बदला है, सरकार बदली है और सरकार बदलते ही योजनाएं भी बदलेंगी, योजनाएं स्वरूप भी लेंगी और किन स्वरूप में, किस आकार में आपके पास पहुंचेंगी, किसानों के साथ किस तरह पहुंचेंगी, युवाओं के साथ किस तरह पहुंचेंगी। फर्स्ट सेशन में हम बात करेंगे युवाओं की शिक्षा की, राजस्व की और परिवहन की, कि आखिर इन सब पर सरकार का फोकस क्या है, सरकार किन नए इक्विपमेंट्स, नए ब्लूप्रिंट के साथ काम करेगी, आखिर वो कौन सी योजनाएं हैं जो कमलनाथ सरकार को और मजबूत करेगी और जनता तक उनकी योजनाएं, उनके वचन पत्र को लेकर पहुंचेंगी। और इस कार्यक्रम के लिए मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूं लोगों का भी। IBC 24 MP कॉन्क्लेव 2019 का, पावर्ड बाय सेज यूनिवर्सिटी इंदौर, कौटिल्य एकेडमी, सपोर्टेड बाय मध्य प्रदेश शासन, एसोसिएशन विद DP ज्वेलर्स, अक्सा इंटरनेशनल, एडवांस हेल्थ होम्यो, लावम ग्रुप, MP फर्टिलिटी सेंटर, रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आकार कंसल्टेंट्स, ब्रिटिश फूड फाउंडेशन, डायमंड रिटेल मार्ट प्राइवेट लिमिटेड, के स्क्वायर मॉल, ग्रीन एनर्जी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, JC वेंचर्स, सबधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट, को स्पॉन्सर LIC, सेंडन बाय गोयल TMT और डिजिटल पार्टनर iShare। और इस प्रोग्राम में हम फर्स्ट सेशन की तरफ बढ़ेंगे। और इस प्रोग्राम के फर्स्ट सेशन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं और फर्स्ट सेशन की तरफ मैं बुलाना चाहूंगा माननीय राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह जी राजपूत मंच पर आए। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा आसेंद्र मिश्रा साहब, हमारे गेस्ट डायरेक्टर कौटिल्य एकेडमी, मिस्टर आनंद सबदानी जी, डायरेक्टर सबदानी कोचिंग इंस्टीट्यूट, मिस्टर राजेंद्र सिलाकारी जी, डायरेक्टर आकार कंसल्टेंसी। एक बार इस माननीय मंच का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर दें और हम प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं और साथ ही शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की उन संभावनाओं को लेकर, सीमाओं को लेकर, जिसमें मंत्री जी अपने डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि आखिर युवा क्या सोचता है, किसान क्या सोचता है और मध्य प्रदेश की जनता नई सरकार से किन उम्मीदों की तरफ देख रही है। गोविंद सिंह जी राजपूत जी, इस कॉन्क्लेव में मेरा पहला सवाल आपसे कि प्रदेश की योजनाओं को धरातल बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण विभाग आपके पास हैं। इन दोनों महत्वपूर्ण विभाग, राजस्व विभाग और परिवहन विभाग, इसको लेकर क्या ये कार्य योजना आने वाले साल के लिए आप तैयार कर रहे हैं? बहुत धन्यवाद आपको।
राजस्व परिवहन दोनों ही महत्वपूर्ण विभाग मध्य प्रदेश सरकार के हमारे पास हैं जी। और दोनों की अलग अलग कार्य योजना है। मैं चाहता हूं पहले आप एक एक करके पूछ लें। बिल्कुल। पहले परिवहन ले लें या राजस्व, जो आप पहले परिवहन ले लें। जी, पहले परिवहन पर बात कर लेंगे। जी, परिवहन को लेकर किस तरह की कार्य योजना आपने आने वाले साल के लिए, एक ब्लूप्रिंट आपने तैयार किया है मध्य प्रदेश के लिए? एक खाका तैयार किया है मध्य प्रदेश परिवहन की तरफ से। परिवहन विभाग में बहुत सारी, अभी आपने देखा हो कुछ दिन पहले मैंने बसों की चेकिंग की। जी। स्कूल बसें हो या वाल्वो हो, चार्टर्ड बसें हो, जी, इन सबको लेकर एक अभी मैंने जो चेकिंग के दौरान पाया जी, कि बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। बसों का बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। भागने के चक्कर में, सवारी के चक्कर में वो लोग, परमिट की जो नीति हमारी है जी, अभी फ्री फॉर ऑल परमिट है, कभी भी ले लो। तो एक नई परमिट नीति भी जो हमारे वचन पत्र में थी जी, उसको हम बनाने वाले हैं जल्दी, कि एक बस का टाइमिंग हो कि एक बस दूसरी बस में कम से कम 15 मिनट का अंतर हो, ताकि वो उनमें रेसिंग ना हो, सवारियां भरने के चक्कर में वो एक दूसरे की होड़ ना करें, परिवहन व्यवस्था तो उससे नुकसान ना हो। जी। दूसरा, आपने जो कहा है खाका तैयार किया हुआ है, एक क्वेश्चन आपका है सर। जी बिल्कुल। बसों में एक जीपीएस सिस्टम हम लाने वाले हैं। फिटनेस सेंटर स्कूल बस के लिए या हम स्कूल बस के लिए, अभी हम स्कूल बस पे फोकस कर रहे हैं कि स्कूल बस में हम देखते हैं कि जो एक इंदौर में हमारी घटना हुई, बिल्कुल, पिछले साल एक घटना राजगढ़ में हुई थी। तो स्कूल बस में कोई बड़ी दुर्घटना ना घटे। हमारे बच्चे घर को प्रिय होते हैं, पूरे देश को प्रिय होते हैं, उन सबकी सुरक्षा करना जितना बस वाले का दायित्व है, स्कूल प्रबंधन का दायित्व है, मैं समझता हूं उतना ही दायित्व परिवहन विभाग का और हम सबका होना चाहिए। उसमें हम जीपीएस सिस्टम ला रहे हैं, फिटनेस सेंटर टेस्टिंग भी हम लाने वाले हैं, और एसएलडी स्पीड लिमिट डिवाइस भी हम बनाने वाले हैं। इन सब चीजों के रहते हुए हम एक कंट्रोल रूम बनाएंगे भोपाल में, और हम देख सकते हैं कि हमारे बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है बैठने में, उतरने में, या कोई ड्राइवर के द्वारा, कंडक्टर के द्वारा। तो सारा का सारा कंट्रोल रूम बनाने वाले भोपाल में, मैं समझता हूं ये पहला प्रदेश होगा जहां इस प्रकार की नीति हम लाने वाले हैं। जी। आनंद जी, कई बार आपके इंस्टीट्यूट पर भी बच्चे बहुत दूर से आते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं, कुछ बालिग भी होंगे, कुछ नाबालिग भी होंगे जो वाहन चलाकर आते हैं। ऐसी स्थिति आप भी देखते हैं। परिवहन की स्थिति, आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं उस शहर में और राजधानी में, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के व्यू पर हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के परिदृश्य में हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ कैसी है और आने वाले समय में आप क्या देखते हैं कि परिवहन विभाग को ये व्यवस्था और दुरुस्त करनी चाहिए? बिल्कुल, वाकई में मंत्री जी भी आज हमारे साथ हैं। मैं बताना चाहूँगा कि आजकल ये ट्रेंड है, और केवल हम सरकार पर दोष नहीं दे सकते कि छोटा बच्चा अगर गाड़ी चला रहा है और पुलिस या सरकार कब तक कंट्रोल करेगी। कहीं ना कहीं ये रोल उनके घर वालों को, उनके अभिभावकों को, माँ बाप को प्ले करना चाहिए, लेकिन हो सकता है हम जैसे माँ बाप शायद ये रोल प्ले नहीं कर रहे। दूसरा ये कि लोगों को समझ भी बढ़नी चाहिए। आजकल समझ के जो दायरा है वो मान के चलते हैं कि 18 साल से घट के अब 16 साल हो गया है, तो जो बच्चा खुद गाड़ी चला रहा है उसको भी ये समझना चाहिए कि मुझे उसके नियमों का पालन करना है, एज का पालन करना है। दूसरा, मंत्री जी यहाँ पर हैं, मेरा एक सवाल भी है मंत्री जी से। हालांकि मैं आपकी फील्ड से नहीं हूँ, परिवहन के बारे में बोलने का मुझे हक नहीं है, लेकिन फिर भी आप मेरे बगल में हैं तो मुझे बोलने के लिए अच्छा लगेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ही दिवाली आती है तो आप देखेंगे सब मावे पर छापे लगने चालू हो जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे ही जून जुलाई आती है, स्कूल खुलने का टाइम होता है, तब सभी वैनों पे, सभी बसेस पर छापे लगते हैं। लेकिन 2 दिन बाद दिवाली जैसा माहौल खत्म हो जाता है, वैसे ही जुलाई का माहौल खत्म हो जाता है। ये क्यों होता है? क्या हमारे बच्चों को हक नहीं है कि वो अच्छी बस में जाएं? क्या हमारे बच्चों को हक नहीं है कि अच्छी वैन में जाएं? लेकिन ये जो होता है केवल 2 या 3 दिन तक चलता है, या 1 महीने तक चलता है और खत्म हो जाता है। मैं माननीय मंत्री से सवाल करना चाहूँगा, क्या ये साल भर का प्रोसेस नहीं हो सकता? जी, बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने, और मैंने अभी
मध्य प्रदेश परिवहन विभाग की बैठक ली थी। जी। प्रदेश के सारे आरटीओ बुलाए थे, सारे अधिकारी थे, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी थे, और मैंने इस बात को निर्देशित किया कि स्कूल बसों की चेकिंग हर हफ्ते होना चाहिए। एक तस्वीर आई थी जहां आप भी बसों में पहुंचे थे, चेकिंग के आपने निर्देश भी दिए। ये 3 से 4 दिनों पहले आप भी पहुंचे थे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन फुलफिल करना चाहिए, ये सारी स्कूल बसों के लिए कंपलसरी है। पर मैंने स्कूल बसों की अचानक जो मैंने चेकिंग की, अचानक मैं सुबह पहुंचा, सुबह 6 बजे उठकर, तो मैंने देखा किसी में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है, किसी की फिटनेस नहीं है, ड्राइवर पर्टिकुलर ड्रेस में नहीं है, और खिड़कियों में जो रॉड होती है वो रॉड नहीं है। तो बहुत सारी बसों का हमने चालान भी कराया, बहुत सारी बसें जब्त भी की। तो मैंने तो एक किस्म बोले किया, मुझे करना चाहिए औचक निरीक्षण करना चाहिए मिनिस्टर के लिए, मैं समझता हूँ हर मंत्री को करना चाहिए अपने विभाग में। पर इस बात को निर्देशित किया है कि इस प्रकार की चेकिंग बसों में एक फॉर्मेलिटी ना हो, औपचारिक ना हो, आपको औपचारिकता ना निभाते हुए जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी। मैंने पुनः कहा कि इस देश का इस बच्चा बड़ी उम्मीद के साथ एक माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजता है और उसको विश्वास रहता है स्कूल वाले पर जी, उसको रहता है बस वाले पे, उसको रहता है स्कूल प्रबंधन पर। तो इनके साथ साथ परिवहन विभाग के हमारे अधिकारियों की जवाबदारी भी मैंने तय की है। आपकी जवाबदेही भी उतनी तय होगी जितनी स्कूल के प्रबंधन की होगी, जितनी बस वाले की होगी। जी। आज़िम मिश्रा साहब, आप जिस तरह का बिजनेस या ये कहें कि जिस तरह से शिक्षा प्रणाली आप चलाते हैं या जिस तरह से बच्चों को शिक्षा देते हैं, आपको लगता है कि कनेक्टिविटी प्रॉपर है अभी भी? आपके पास बच्चे आते होंगे, आपकी एकेडमी में बच्चे आते हैं, परिवहन व्यवस्था को वहाँ भी दुरुस्त करने की ज़रूरत महसूस करते हैं आप? क्या चाहेंगे मंत्री जी से? बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे कि दुरुस्त करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जनरली जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं कि उनके जनरली चौराहों के आसपास ही होते हैं। तो चौराहों के आसपास होने के कारण सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसी समय जो सिग्नल का जो टाइमिंग होता है वो इतना परफेक्ट होता है कि 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर, बिल्कुल क्लियर। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा होती है वहाँ पर कि जो व्यवस्था होनी चाहिए और जितना कंट्रोल होना चाहिए वो कंट्रोल नहीं होता, और कंट्रोल ना होने की वजह से कोई भी व्यक्ति किसी भी साइड से निकलता है तो उसमें बच्चों को बहुत बड़ी समस्या होती है। तो थोड़ा सा कंट्रोल करने की भी जरूरत है, वहां पर सिस्टम बनाने की जरूरत है। कनेक्टिविटी आप चाहते हैं कि सिटी कनेक्टिविटी बढ़ी हुई है, या इसमें और भी आपको लगता है कि सिटी कनेक्टिविटी अभी प्रॉपर है या नहीं? बढ़ानी चाहिए और बच्चों के लिए विशेष सुविधा देना चाहिए, जिससे कि छात्र कम बजट में बहुत आसानी से अपने शिक्षण संस्था तक पहुंच सके। माननीय मंत्री जी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि मैं खुद जो देखता हूं जी, आपने कहा बैठने की व्यवस्था, तो स्कूल की बस में अगर कैपेसिटी 14 लोगों की है तो बैठ जाते हैं 16 लोग, बैठते हैं 20 लोग। ट्रैफिक की बात आपने की, तो ट्रैफिक हमारे होम विभाग में आता है, वो होम मिनिस्ट्री में आता है। पर फिर भी होम हो या परिवहन, गृह हो या परिवहन, हम सबकी सामूहिक जवाबदेही बनती है, और जो सुझाव आपने दिए उस पर अमल किया जाएगा। मैं समझता हूँ बहुत सारे सुझाव तो अच्छा हुए संवाद के इससे मुझे मिल जाएंगे जी। मैं भी यहाँ से अभी मैं आगे बैठ के लिख ही रहा था कि क्या क्या मुझे बोलना चाहिए, मैं कोई लिख के नहीं लाया हूँ। मुझे लगा कि बहुत सारे सुझाव हमारे दोस्त दे रहे थे, तो जो आप सुझाव देंगे उन पर परिवहन मंत्री के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसको पूर्णतः अमल करूं। जी। माननीय मंत्री जी, पीपीपी मॉडल पर आपके विभाग ने क्या तैयारी की है? आगे क्या खाका खींचते हैं आप पीपीपी मॉडल का? मैंने आपसे कहा कि अभी जो जीपीएस सिस्टम है या जो फिटनेस सेंटर बना रहे हैं, जीपीएस सेंटर, फिटनेस सेंटर और ड्राइविंग टेस्ट सेंटर, इन तीनों ये बड़े काम हैं। इनको हम पीपीपी मॉडल पर ही मतलब लॉन्च करने जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें, एक ऐसा विभाग, एक राजस्व विभाग भी आपके पास है, और मैं समझता हूं कि परिवहन विभाग एक अच्छा खासा रेवेन्यू देता है। तो रेवेन्यू के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए परिवहन विभाग से आप क्या कोशिशें कर रहे हैं? रेवेन्यू विभाग हमारे परिवहन विभाग से करीब 3000 करोड़ रेवेन्यू हम लोग साल में देते हैं जी, और करीब 2000 करोड़ रेवेन्यू तो हमने इस बार दे दी है।
और जितनी आवश्यक है उस रेवेन्यू की आवश्यकता के अनुरूप हम विभाग को दें भी और अनावश्यक परेशानी भी ना हो, इन दोनों का तालमेल बनाकर हम रेवेन्यू की व्यवस्था करने जा रहे हैं। जी, जिलाधिकारी साहब, आपको लगता है कि परिवहन विभाग को अभी और मैच्योर होने की ज़रूरत है? क्योंकि जिस तरह से हम इंटरसिटी और इंटर स्टेट की बात कर रहे हैं, व्यापार जब हम बढ़ाने की बात करते हैं, शहरों पर जिस तरह से हम निर्भर रहते हैं, और शहर कितना बेहतर होता है यह आपसे अच्छा हम नहीं समझ सकते, क्योंकि एक डेवलप और एक मजबूत सिटी आप डिज़ाइन करते हैं। क्या सोचते हैं कि एक अच्छी सिटी के लिए परिवहन कितना मजबूत होता है? इसमें एक इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम डिजाइन होना चाहिए, वो प्लान होना चाहिए, उसमें परफेक्ट सेफ्टी हो, सेफ और इजी मूवमेंट हो, टाइमली मूवमेंट हो लोगों का, तो एक्सीडेंट के इंसिडेंट्स कम होंगे, एक बात। दूसरा ऐसा है कि जो प्लान्ड सिटी है हमारी, वो हमारे सामने एक बड़ा ऑप्शन है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी। और जब आप अनप्लान्ड सिटी पर जाते हैं तो वो बड़ा चैलेंज है हमारी गवर्नमेंट के सामने, हमारे सामने। आज हम शहरों में वही फेस कर रहे हैं, अनप्लान्ड सिटी का एक पूरा सिनेरियो, चाहे भोपाल हो, इंदौर हो, चाहे सागर हो। सरकार से मेरी एक दरख्वास्त रहेगी कि वो प्लान्ड सिटी की तरफ जाएं, बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप करें, अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए स्ट्रेंथनिंग करें, और भविष्य में हम क्या कर सकते हैं उनके लिए वो एक बड़ा उसके लिए प्लानिंग करें। क्योंकि आपको बता दूं मैं, देश की जीडीपी में 70% से ज़्यादा योगदान यूएलबीज का होता है। बिल्कुल, अर्बन लोकल बॉडीज़ का योगदान 70% से ज़्यादा होता है। उनकी स्ट्रेंथनिंग, उनकी प्लानिंग, उनके चैलेंजेस को सरकार को जरूर देखना चाहिए, ये मेरा सोचना है। जी, मंत्री जी, आपको लगता है कि प्लान्ड सिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है? हालांकि आपके डिपार्टमेंट से वो नहीं होता, लेकिन प्लान्ड बस स्टॉप, प्लान्ड बस स्टैंड, प्लान्ड कार्यालय आरटीओ के हों, और साथ ही साथ एक प्लान्ड स्ट्रक्चर हो। आपको लगता है, क्योंकि जब सिटी प्लान नहीं होती तो कई तरह की समस्याएं परिवहन को भी आती हैं? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अच्छा होता अगर आज हमारे साथ में आप नगरीय कल्याण मंत्री को बुलाते। जी सर, गुजारिश की थी उनसे। क्योंकि ये दोनों, ये परिवहन और नगरी दोनों एक साथ आते। अभी आपने सुना होगा सूत्र सेवा एक बस शुरू की थी जी। वो सूत्र सेवा की बस थी सिर्फ बड़े महानगरों के लिए, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। पर उसके बाद में सूत्र सेवा को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया जी। अब कनेक्टिविटी कर दी कि वो एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें सुधारने की आवश्यकता है, हम लोग सुधार कर रहे हैं। सुधार की आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि सारे काम ऑनलाइन कब कर पाएगा परिवहन विभाग? एक बहुत बड़ी समस्या है ऑनलाइन को लेकर, क्योंकि चाहे वो लाइसेंस हो, चाहे वो परमिट हो, इसको लेकर एक बड़ी समस्या रहती है। चलिए सर, मैं आपके सेशन को आगे बढ़ाऊं।